हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी क्रैश कोर्स का 40वां भाग पढ़ने वाले हैं सी सीरीज़ का। ये भारत का भूगोल है, 600 प्रश्नों का मैराथन वीडियो है। ये भारत का भूगोल आप कर लेते हैं क्विक रिवीजन तो बहुत आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। भूगोल इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं अंदर से भी क्वेश्चन जो बनेंगे वो करवा दूँगी। इसके अलावा अर्थशास्त्र और हमारा पॉलिटी और रह जाएगा, तो वो भी मैं आज कोशिश करूँगी कि आज रात तक वो कवर करा दूँ आपको 2 वीडियो। लेकिन कंडीशन ये है कि आप लोग अगर वीडियो चाहते हैं कि अर्थशास्त्र और पॉलिटी का वीडियो भी मैं लेके आऊँ इसी प्रकार का कोई रिवीजन, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप जो भी लोग, जितने भी लोग हैं, जो लोग मुझे कमेंट करते हैं बहुत अच्छे अच्छे, प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कम से कम आप 10 लोगों को शेयर करें। आप शेयर करेंगे तो मेरा टाइम वो बच जाएगा शेयर करने का और मैं यहाँ पे कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये जो क्वेश्चन है, ये मेरे जो मैंने प्री के नोट्स दिए हैं आपको, जिन्होंने मेरे प्री के नोट्स लिए होंगे वो उससे बता रही हूँ। 603 तक जो क्वेश्चन थे वो विश्व भूगोल के थे। तो विश्व भूगोल मैंने आपको मैराथन करवा दिया है सी सीरीज़ में, और आप बोलेंगे तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बाकी आप सी सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट देखेंगे 30 डेज क्रैश कोर्स वाली, तो उसमें आपको इसके पहले के 603 विश्व भूगोल के दिख जाएंगे। अगर आपने मेरे प्री के नोट्स लिए हैं तो ये पूरे ऑब्जेक्टिव उसमें मैंने कवर किए हैं, और अगर आप अभी लेना चाहते हैं अगले नवंबर के लिए तो आप ये ले सकते हैं। इसी प्रकार से पहले मैंने टॉपिक कवर किया है, फिर वन लाइनर फैक्ट हैं 1200, और फिर 1200 समथिंग क्वेश्चन आपके भूगोल के ऑब्जेक्टिव हैं, भारत और विश्व भूगोल के। तो आप इसी प्रकार से राजनीति, इसी प्रकार अर्थशास्त्र, इसी प्रकार इतिहास के मेरे प्री के नोट्स में कवर है, तो आप उसको ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। अगर फ्रांस देखा जाए तो फ्रांस कितना बड़ा है? फ्रांस भारत से 6 गुना बड़ा है, और जर्मनी भारत से 9 गुना बड़ा है। सॉरी, भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, भारत फ्रांस से 6 गुना बड़ा है, और भारत जर्मनी से 9 गुना बड़ा है, और बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। ये ध्यान रखिएगा, मतलब भारत इन सब से, ये अलग अलग देश हैं और भारत इन सब देशों से इतना बड़ा। पाकिस्तान से 4 गुना, फ्रांस से 6 गुना, जर्मनी से 9 गुना, और बांग्लादेश से 23 गुना। वह सीमा जो भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का काम करती है, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन है। रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन की 39वीं जो रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। तो वह सीमा जो भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का काम करती है कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। अगला है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार है 10.7 पर क्षेत्र पर। भारत का जो कुल क्षेत्र है उसके 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। भारत के कुल क्षेत्रफल पर 10.7% उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 3135 मीटर या इससे अधिक है। ट्रांस अथवा तिब्बत श्रेणी की लंबाई कितनी है? देखो, ऊंचाई नहीं पूछ रहे हैं, लंबाई पूछ रहे हैं। तो जो ट्रांस हिमालय पर्वत है, या ट्रांस हिमालय पर्वत को तिब्बत हिमालय पर्वत भी बोलते हैं, इनकी लंबाई कितनी है? इनकी लंबाई है 1000 किलोमीटर। ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय श्रेणी की लंबाई कितनी है? 1000 किलोमीटर है। और तथा चौड़ाई पूर्वी तथा 25 किनारों पर 40 मीटर और बीच में 225 किलोमीटर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय श्रेणी की खोज किसने की थी? तो ट्रांस अथवा जो इस तिब्बत हिमालय उसकी खोज की थी स्वयं हेडन ने। याद रखिएगा, किसने की थी? स्वयं हेडन ने। ट्रांस हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 31 से 3700 मीटर रहती है। खोज की थी स्वयं हेडन ने। कंचनजंगा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा पर देखो 8848 आपको याद आ रहा होगा, माउंट एवरेस्ट की, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा दूसरे नंबर पे है भारत की। ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर है। कंचनजंगा की कितनी है? 8598। याद रखिएगा कितनी है? 8598 कंचनजंगा की है। ये सिक्किम में है। नामचा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? नामचा बरवा पर्वत जो है उसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। नामचा बरवा की कितनी है? 7756 मीटर है। मकालू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? मकालू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो मकालू पर्वत की ऊंचाई है 8481 मीटर, और धौलागिरी की है 8172। मनसालू पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? मनसालू की है 8156, और नंगा पर्वत की है 8126। अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी की ऊंचाई कितनी है? अन्नपूर्णा की है 8078, गोसाई धान की 8013, और नंदा देवी की 7817। नंदा देवी याद रखिएगा, नंदा देवी की कितनी है? 7817, और अन्नपूर्णा की कितनी है? 8091।
शिवालिक श्रेणी के जो पर्वत होते हैं उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? शिवालिक श्रेणी के पर्वत की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर होती है। लघु तथा बाह्य हिमालय के मध्य पाई जाने वाली विस्तृत पेटियों को क्या बोलते हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लघु तथा बाह्य हिमालय के मध्य में पाई जाती हैं और उनको पश्चिम में क्या कहा जाता है? तो पश्चिम में इनको दून कहा जाता है और पूरब में इनको द्वार कहा जाता है। लघु तथा बाह्य हिमालय के जो मध्य में चोटियाँ पाई जाती हैं, घाटियाँ पाई जाती हैं, उनको पश्चिम में बोलते हैं दून, जैसे कि आपने सुना हुआ देहरादून, और पूरब में उनको बोलते हैं हरिद्वार, पूरब में उनको बोलते हैं द्वार, जिसको हम बोलते हैं हरिद्वार, जैसे पूरब में है। हिमालय की शाखाओं को कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय की शाखाओं को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग होते हैं? एक उत्तरी पश्चिमी शाखाएं और एक उत्तर पूर्वी शाखाएं। कश्मीर स्थित जोजिला दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 3444 मीटर। जोजिला दर्रा कहाँ पे है? याद रखिएगा, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 3444 मीटर। काराकोरम दर्रे की ऊंचाई कहाँ कितनी है? काराकोरम दर्रे की ऊंचाई है 5654 मीटर। और जो काराकोरम है ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में हिमालय की काराकोरम श्रेणियों में है। हिमालय पर्वत श्रेणी का ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। आपसे पूछेंगे कि हिमालय का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो वो है काराकोरम। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 4631 है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल जो श्रेणी है वहाँ पर है। याद रखिएगा, ये पूछेंगे आपसे रोहतांग दर्रा। देखो रोहतांग दर्रा कैसे याद रखिएगा कि रोहतांग एक रोहित नाम का लड़का है, वो हिमाचल प्रदेश में गया है। आपको मेनली ये क्वेश्चन आता है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है और यह दर्रा मंडल से लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है। बुर्जिल दर्रे की ऊंचाई कहाँ है? बुर्जिल दर्रा जो है उसकी ऊंचाई 3750 मीटर है और कास नगर एवं मध्य एशिया को ये जोड़ता है। जोजिला दर्रे की ऊंचाई कितनी है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी में है, ऊंचाई 3529 मीटर है। पीर पंजाल दर्रे की ऊंचाई कितनी है? पीर पंजाल दर्रे की ऊंचाई 3494 है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में है। शिमला से तिब्बत का मार्ग उपलब्ध कराने वाला दर्रा कौन सा है? सिपकीला। शिमला से तिब्बत का मार्ग कौन उपलब्ध कराता है? सिपकीला दर्रा कराता है। सिपकीला भी हिमाचल प्रदेश में है और शिमला से तिब्बत का मार्ग उपलब्ध कराता है। किससे? शिमला से तिब्बत। नीति दर्रा कहाँ है? नीति दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है और नीति दर्रा की ऊंचाई 5389 मीटर है। इस दर्रे से मानसरोवर और कैलाश घाटी जाने का मार्ग। देखो नीति से आपको नीति कितना अच्छा वर्ड लगता है, एक मोरल वर्ड लगता है। और उत्तराखंड हमको पता है, उत्तराखंड मतलब भगवान का क्षेत्र है। तो और ये कैलाश भगवान के पास जाता है, मानसरोवर जाता है, तो ये नीति दर्रा याद रखिएगा उत्तराखंड में है। माना दर्रा कहाँ है? माना दर्रा से मानसरोवर और कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। माना दर्रा उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बनिहाल दर्रे की ऊंचाई बताइए। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में है। इसकी ऊंचाई 2832 मीटर है। सिक्किम की डोगेक्या श्रेणी में कौन सा दर्रा स्थित है? नाथुला दर्रा। सिक्किम के डोगेक्या श्रेणी में कौन सा दर्रा स्थित है? नाथुला दर्रा है सिक्किम के डोगेक्या श्रेणी में। उत्तर के विशाल मैदान को क्या बोलते हैं? गंगा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान बोलते हैं। उत्तर के मैदान को क्या बोलते हैं? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान बोलते हैं और ये लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। धनुष के आकार का है और इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है और क्षेत्र 7.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तराई की चौड़ाई कितनी है? कि तराई क्या होता है? जो भावर प्रदेश होता है उसके नीचे का क्षेत्र तो तराई कहलाता है। इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर होती है। भावर प्रदेश में ये विलीन हो जाता है और नदियों उसमें क्या होता है? भावर प्रदेश क्या होता है कि जो नदियाँ छुप जाती हैं तराई क्षेत्र में, भावर प्रदेश में वो ऊपर बाहर आ जाती हैं। गंगा का डेल्टा राजमहल की पहाड़ियों से सुंदरबन की पहाड़ियों तक कितने किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है? तो जो गंगा का जो डेल्टा है, उत्तरी मैदान में गंगा और सिंधु नदी के डेल्टा मिलते हैं और राजमहल से सुंदरबन की पहाड़ियों तक ये 430 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ रहता है। गंगा को डेल्टा राजमहल की पहाड़ियों से 430 किलोमीटर तक फैला है। थाल घाट दर्रे की ऊंचाई बताइए। थाल घाट दर्रा जो है मुंबई से कोलकाता को जोड़ता है। 581 मीटर इसकी लंबाई होती है।
अगला है भोर घाट दर्रे की ऊंचाई बताइए। भोर घाट दर्रे की ऊंचाई, भोर घाट जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है। याद रखिएगा, भोर घाट दर्रा किसको जोड़ता है? भोर घाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई और पुणे को जोड़ता है। 430 मीटर इसकी ऊंचाई है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी को किस नाम से जानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी को दोदा बेट्टा के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। जो दोदा बेट्टा है, इसके दक्षिण में पालघाट दर्रा नीलगिरी पहाड़ी अन्ना मलाई को अलग करता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है, याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 है। अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है? 2695 है। कोंकण का मैदान दमन से गोवा तक है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछते हैं कि कोंकण का मैदान कहाँ से कहाँ तक है। तो कोंकण का मैदान जो है वो दमन से गोवा तक है और ये 500 किलोमीटर लंबा है। कोंकण का मैदान दमन से गोवा तक है, 500 किलोमीटर इसमें लंबा है। पुलिकट झील के आगे कौन सा द्वीप है? पुलिकट झील एक लैगून झील है और इसमें श्रीकोटा द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसके अंदर है। और ये जो मैदान है पुलिकट झील के आगे, ये सबसे बड़ा मैदान है, तो याद रखिएगा पुलिकट झील के आगे कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहाँ पे आंतरिक संबंधित केंद्र हैं। भारत के अधिकार क्षेत्र में कुल कितने द्वीप हैं? भारत के अधिकार क्षेत्र में 247 द्वीप हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत के अधिकार क्षेत्र में कुल कितने द्वीप हैं? 247 द्वीप हैं, जिसमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में ही स्थित हैं। भारत के अधिकार क्षेत्र में कितने द्वीप हैं? 247 हैं, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी मतलब अंडमान निकोबार में है। बाकी जो बचे हुए द्वीप हैं 32 से समथिंग, वो लक्षद्वीप में स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार कितने क्षेत्र में है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार 8300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। बंगाल की खाड़ी में स्थित यह प्रदेश लगभग 200 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। अंडमान समूह में लगभग 20 बड़े द्वीप पाए जाते हैं, जो 350 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत होते हैं। इसी प्रकार निकोबार में 19 बड़े द्वीप पाए जाते हैं। अंडमान में 20, निकोबार में 19, जिनमें से कुछ द्वीपों का विस्तार 60 से 100 किलोमीटर तक है। सतलुज नदी की लंबाई कितनी है? तो सतलुज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। सतलुज नदी की लंबाई कितनी है? सतलुज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। सतलुज नदी की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर है, और जो शिवालिक पर्वत को काटती हुई पंजाब में जाती, कितनी है सतलुज नदी की? 1450। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई है 28। ये जरूर याद रख लीजिएगा, सिंधु नदी की क्या लंबाई है? सिंधु नदी पाकिस्तान तक जाती है, तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880। कितनी है? 2880 है। सिंधु नदी बहुत अट्टहासा लगाती है कि मैं पाकिस्तान जाती हूँ। 2880 है किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ हैं सतलज, चिनाब, रावी, व्यास और झेलम। दक्षिणी टोंस नदी को और किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी टोंस को तमसा बोलते हैं, और इसकी लंबाई 265 किलोमीटर है। बिहार प्रपात इसी पर है। दक्षिण टोंस नदी को क्या बोलते हैं? तमसा बोलते हैं। दक्षिण टोंस नदी की लंबाई है 265 किलोमीटर। दक्षिण पिनकिन नदी का उद्गम कहाँ से है? दक्षिण पिनकिन नदी चित्रा केसप कर्नाटक पहाड़ी से निकलती है। बनास नदी की लंबाई कितनी है? बनास नदी अरावली श्रेणी में से निकलती है और चंबल नदी में गिरती है। बनास चंबल की सहायक नदी है, ये भी ध्यान, हमारे मध्य प्रदेश का है तो इम्पोर्टेंट है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की है। लंबाई 270 किलोमीटर है। रावी नदी की लंबाई कितनी है? रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है, और यह डलहौजी के समीप दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाती है, और ये चिनाब की सहायक बनकर उसमें मिल जाती है। पेन्नार नदी को किस नाम से जानते हैं? पेन्नार को पिनाकिन के नाम से जानते हैं। पेन्नार को किस नाम से जानते हैं? पिनाकन। और बेतवा नदी को देववती और बैत्रवती दोनों बोलते हैं। बैत्रवती, और इस नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है, और रायसेन के जो कुमाऊं पहाड़ी है वहाँ से ये निकलती है। विंध्याचल पर्वत का ही भाग है कुमाऊं, और ये बेतवा नदी जो है रायसेन के कुमाऊं पर्वत से निकलती है। इसको बैत्रवती भी कहते हैं, देववती भी कहते हैं। माता टीला बांध इसी नदी पर है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? ये भी ध्यान रखिएगा। बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। बेतवा नदी की कितनी है? 480 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है,
सोन नदी की लंबाई, सोन नदी पटना के समीप गंगा नदी में जाकर मिलती है। सोन नदी का उद्गम हमारे मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है, जहाँ से नर्मदा का उद्गम होता है, और ये गंगा की सहायक नदी है, गंगा में जाकर मिल जाती है। और सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन नदी की कितनी है? 780 किलोमीटर है। याद रखिएगा, सोन नदी की कितनी है? 780। तुंगभद्रा नदी की लंबाई कितनी है? तुंगभद्रा नदी की लंबाई है 640 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं कुमुदवती, वर्धा, मगारी और छिद्र। ब्यास नदी की लंबाई कितनी है? ब्यास नदी की लंबाई 460 किलोमीटर है। अब वह क्षेत्र 25,900 किलोमीटर है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? कावेरी की 805 किलोमीटर है। इस कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। समुद्र तल से 1341 मीटर इसे ऊंची। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। दक्षिण की गंगा बोलते हैं गोदावरी को, दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं कावेरी नदी को। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 है। सूरत के पास एक खंबात की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा की नहीं बनाती, ये एस्चुरी। देखो, भारत की दो ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती, दोनों याद रखिएगा। ताप्ती को सूरज की बहन भी बोलते हैं। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की सहायता नदी है। हुगली की एक मुख्य और सहायक नदी जलागे। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित करती है। डूरंड लाइन किसकी करती है? भारत और अफगानिस्तान की करती है डूरंड लाइन। वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर, ये अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी पहले। अब इसमें पाकिस्तान ऑप्शन है नहीं है, भारत की सीमा निर्धारित करती थी। अब इस क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आया है। लेकिन अगर अब आपसे पूछे कि डूरंड लाइन किसके साथ सीमा बनाती है, तो ये भारत और अफगानिस्तान, जब पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था तो ये भारत की सीमा बनाती थी। तो डूरंड लाइन किसकी है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मैकमोहन किसकी है? भारत और चीन की। रेड क्लिफ किसकी है? रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में, एक सेकेंड, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? गुजरात की। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात की तटरेखा की लंबाई 1200 किलोमीटर है। गुजरात की, याद रखिएगा, तटरेखा सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की है। गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 1200 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछें कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, इसमें तट भी आ जाएगा और जो भूमि आ जाएगी वो भी, स्थल सीमा तटीय भाग भी आ जाएगा और मुख्य भूमि भी आ जाएगा। तो दोनों मिला के कितनी है स्थल सीमा की लंबाई? 15,200 किलोमीटर। आपसे पूछे तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो तटीय भाग की लंबाई है 7,516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर है 7516 है तटीय भाग की, तो 7516 हो जाएगा तटीय भाग की। इसके बाद मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की कितनी है? 6100 किलोमीटर है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर हुगली की सहायक नदी है, नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं, यह भी बहुत आता है कि बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? दामोदर नदी को। विंध्य शैल में किसके भंडार पाए जाते हैं? चूना पत्थर के पाए जाते हैं। धौलाधर श्रेणी की जनजाति कौन सी है? गद्दी। धौलाधर श्रेणी मतलब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जाति है गद्दी, याद रखिएगा। धौलाधर श्रेणी को रहने वाली मुख्य जनजातियों में गुज्जर, गद्दी, लाहौली, लद्दाखी, बकरावल, बारी प्रमुख है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश की सीमा मेघालय से मिलती है, मिजोरम से मिलती है, त्रिपुरा से मिलती है, मणिपुर से नहीं मिलती। ऐसा याद करो, बांग्लादेश में मणि नहीं है, बांग्लादेश में मणि नहीं है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार कितना है? तट से 12 समुद्री मील तक है। कितना है? तट से 12 समुद्री मील तक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा उल्का गर्त कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। लोनर क्रेटर जिसका निर्माण 50 वर्ष पूरा माना जाता था, वर्तमान में सबसे बड़ा उल्का गर्त है। कौन है भारत का सबसे बड़ा उल्का गर्त? महाराष्ट्र है। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। शिव समुद्रम कहाँ है? कावेरी नदी पर है। जोग जलप्रपात कहाँ पे है? जोग जलप्रपात कर्नाटक में है और 260 मीटर ऊंचाई से ये गिरता है। इसको जोग को गरसोप्पा भी कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जबलपुर के पास संगमरमर चट्टान के मध्य ये स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो 9 मीटर ऊंचा है। जोग जलप्रपात किस जिले में है? शिमोगा। जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। अगला क्वेश्चन है,
गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का क्षेत्रफल कितना है? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का क्षेत्रफल है 1,25,000 वर्ग किलोमीटर। थार मरुस्थल कहाँ पे है? थार मरुस्थल भारत में है। और आपसे पूछे कि थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान जो है सम्मिलित हैं। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? भारत के 9 राज्य जो है तटरेखा से लगे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9 राज्य भारत के तटरेखा से लगे हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से 9 राज्य तटरेखा से लगे। तटरेखा गुजरात की सबसे लंबी, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, 1200 मीटर, 1200 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर है ये। दोदाबेट्टा की 2637 है, अमरकंटक 1048 है और महेंद्रगिरी 1501 है। महेंद्रगिरी पूर्वी क्षेत्र की है। खारी नदी जिस अववाह तंत्र का अंग है? खारी नदी आंतरिक अववाह का अंग है। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? लघु हिमालय ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच स्थित है। लघु हिमालय कहाँ है? ट्रांस हिमालय और महान। फ्रेंड्स, आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं या मेरे MPPSC प्रीलिम्स के जो नोट्स हैं जो मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें ये क्वेश्चन लास्ट में दिए गए हैं। ऐसे कम से कम हर इतिहास के साथ भी ऐसे ही दिए गए हैं, इको के साथ भी यही दिए गए हैं, पॉलिटी के साथ भी यही दिए गए हैं, ताकि आप टॉपिक पढ़ के अपनी प्रैक्टिस कर सकें। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। हिमालय का पर्वत का जो सबसे नीचे का होता है, ऐसा जो ये समांतर फैले हुए हैं, तो ये वाला जो प्रदेश है सबसे नीचे का पर्वत पदीय प्रदेश। पर्वत पदीय प्रदेश क्या कहलाता है? शिवालिक कहलाता है। और ये हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियों में से एक है। कौन एक यमुना की सहायक नदी है? राम गंगा यमुना कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो बेतवा, चंबल और केन तो है, राम गंगा नहीं है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? ब्रह्मपुत्र का है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा पठार में पाई जाती है। लूनी नदी भूमि वंदित नदी है। लूनी कौन सी है? भूमि वंदित नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्व महत्वपूर्ण खनिज शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं कहाँ पे? धारवाड़ में है। धारवाड़ तंत्र की चट्टानें आर्कियन युग की हैं, बहुत ज़्यादा रूपांतरित हो चुकी हैं। कर्नाटक के धारवाड़ में ये मेनली पाई जाती हैं। भारत के कौन सा शैल समूह खनिज है? धात्विक है। सबसे ज़्यादा धातु वो कहाँ मिलती है? धारवाड़ की चट्टानों में मिलती है। लातूर किस राज्य में है? लातूर महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद प्रभाग के महाराष्ट्र में है। यहाँ पे 1993 में 6.3 परिणाम का भूकंप आया था। पोखरण कहाँ है? पोखरण राजस्थान में है। और भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण यहीं भी हुआ था और दूसरा भी 11 से 13 मई को यहीं हुआ था 1998 में। तो 1974 में भी यहीं हुआ, 1998 में भी यहीं हुआ, जिसके कारण ये चर्चा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो सबसे ज़्यादा है राजस्थान, 3,42,239। कितना है? 3,42,239, 3,08,245 मध्य प्रदेश का है। तीसरा क्षेत्रफल में महाराष्ट्र है, चौथा आंध्र प्रदेश है। और अब आंध्र प्रदेश नहीं रहा है चौथा, तो अब है क्या, कौन सा रहा है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि तेलंगाना अलग हो गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन सा है? राजस्थान है, 3,42,239 इसका क्षेत्रफल है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? झेलम नदी बैरीनाग के सकर शेषनाग झील से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। गंगा नदी की, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की 2900 है और गंगा नदी की 2525 है। ब्रह्मपुत्र की 2900, गंगा की 2525 है। उद्गम गंगोत्री के गोमुख हिमानी से हुआ है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसको भागीरथी और अलकनंदा, वास्तव में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है गंगा। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? गोदावरी की 1465 किलोमीटर है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, खंबात की नदी में गिरती है। कृष्णा नदी का मुहाना क्या है? कृष्णा नदी, मुहाना मतलब होता है कि जहाँ पे पानी गिरता है और इकट्ठा हो जाता है। तो कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में मोस्टली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं।
चंबल नदी की लंबाई कितनी है? चंबल नदी की लंबाई 756 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई कितनी है? महानदी की 858 किलोमीटर है। आयरन नदी को और किस नाम से जानते हैं? आयरन नदी को बेड़च के नाम से जानते हैं। पार्वती नदी का मुहाना, मतलब पार्वती नदी कहाँ गिरती है? चंबल नदी है, मतलब चंबल की सहायक नदी है पार्वती नदी। रामगंगा नदी की लंबाई कितनी है? रामगंगा नदी की लंबाई है 602 किलोमीटर। साबरमती नदी का मुहाना है खंबात की खाड़ी। क्षिप्रा नदी का मुहाना है चंबल नदी। इंदौर जिले की काकरी बरडी पहाड़ी से ये निकलती है। शारदा नदी को और किस नाम से जानते हैं? काली नदी की। गिरना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पश्चिम घाट। पेरियार नदी का उद्गम है पेरियार झील। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर है। गोसाईनाथ चोटी के से इसका उद्गम होता है। और माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत श्रेणी से होता है और यह खंबात की गाड़ी मिलती है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेपेश्वर के पास माही नदी से सोम नदी का उद्घाटन होता है। ये तो नहीं है काम का। तवा नदी का मुहाना बताइए। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। तवा किसकी है? नर्मदा की। काली सिंध नदी की लंबाई 416 किलोमीटर है। काली सिंध देवास के बागली गांव से निकलती है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ी जयपुर से होता है। कोरोमंडल क्षेत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में। उड़ीसा आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को, देखो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश का जो तट होता है उसको हम बोलते हैं उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार तट। जैसे कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का तट यहाँ तक क्या कहलाता है? कलिंग तट या उत्तरी सरकार। जबकि कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक, अब यहाँ पे कृष्णा गोदावरी यहाँ से ये यहाँ तक का जो क्षेत्र रहेगा वो क्या कहलाएगा? वो कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्र तट है? गुजरात का है, हमने अभी पढ़ा था। इसके बाद तिरुपति कहाँ पे है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले में है। मालाबार तट किसके बीच स्थित है? मालाबार तट मंगलौर और कन्याकुमारी। मालाबार तट किसके बीच स्थित है? मंगलूर से कन्याकुमारी। मालाबार तट कहाँ पे स्थित है? मंगलूर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट स्थित है। गुजरात से गोवा तक को तटीय तट को कोंकण तट कहते हैं। देखो ये ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। गुजरात से ये गोवा तक का जो क्षेत्र होता है ये कोंकण कहलाता है। और कर्नाटक से मंगलोर तक का, यहाँ से कर्नाटक से मंगलोर तक का तट कहलाता है। कर्नाटक के मंगलोर तक छिड़ के कन्नड़ तट कहलाता है। और मंगलोर से कन्याकुमारी तक के तटीय मैदान को मालाबार कहते हैं। किससे? मंगलोर से कन्याकुमारी तक के तट को। जिन राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से संलग्न है कौन है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। 4 राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान को स्पर्श करती हैं, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर। छत्तीसगढ़ का मातृराज्य हमारा मध्य प्रदेश है। शीतकाल में मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पचमढ़ी। दसपुर किसका नाम है? मंदसौर के प्राचीन नाम दसपुर है। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी कि जिले की संख्या कितनी है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने ज़िले हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 18 है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून है। दून घाटियाँ शिवालिक और लघु पहाड़ियों के बीच से। खादर का अर्थ क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है? कर्नाटक नहीं छूता है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 6 राज्यों को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश कौन कौन को स्पर्श करती है देख लेते हैं। मध्य प्रदेश है, ऊपर करती है उत्तर प्रदेश, फिर करती है गुजरात, फिर करती है राजस्थान, पूर्व में करती है छत्तीसगढ़ और दक्षिण में करती है महाराष्ट्र। तो 1 2 3 4 5 कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। चाइना पीक किस जिले में स्थित है? चाइना पीक नैनीताल में है। चाइना पीक कहाँ है? नैनीताल में। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत अरावली है। कौन सा पर्वत भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है? इलायची पहाड़ी। सब इनमें देखो सब दक्षिण के हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, नल्लामलाई और इलायची। लेकिन आपसे इन चारों में पूछे कि सबसे ज़्यादा दक्षिण में कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा दक्षिण में है इलायची। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो है वो लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। मध्य प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग की बड़ी इकाई कहाँ है? कोरबा में है। कहाँ है एल्युमिनियम उद्योग की बड़ी लंबाई? कोरबा में है। कौन सा सुमेलित है? तो देखो तो कल्पक्कम तमिलनाडु में है।
कोटा राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र। संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान है। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल से गंडक नदी। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कालका के पास हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम होता है। हसदो नदी का मुहाना कहाँ है? महानदी में है। हसदो नदी का कहाँ है? महानदी में है। इसके बाद केन नदी का कहाँ है? केन नदी विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। लूनी नदी की लंबाई कहाँ है? अजमेर इस जिले में स्थित नाग पहाड़ से निकलती है, 330 इसकी लंबाई है। इंद्रावती नदी का मुहाना कहाँ है? गोदावरी नदी। घाघरा नदी को क्या नाम से जानते हैं? कर्णाली नदी। हुगली नदी की सहायक नदी क्या है? जलांगी नदी। घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में से निकलती है, 1080 इसकी लंबाई। सिंधु नदी का उद्गम स्थल गुना, सिंध का पूछ रहे हैं। सिंध का जो उद्गम स्थल है वो सिरोंज के पास से निकलती है। ये गुना जिले में विदिशा जिले का सिरोंज आता है, वहाँ से निकलती है। पहले ये गुना में था, अब ये विदिशा में है। यह नदी इटावा में चंबल नदी में जाके मिलती है। घाघरा नदी का मुहाना गंगा नदी है। विवर्तनिक झील का उदाहरण बुलर झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है। कश्मीर की बुलर झील है जो कुमाऊं हिमालय से निकलती है। वायु द्वारा निर्मित कौन सी झील है? पंचभद्रा झील वायु द्वारा निर्मित है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित कौन सी है? महाराष्ट्र की लोनार झील। हिमानी द्वारा बनी कौन सी झील है? पूना ताल झील। पर्वतीय क्षेत्रों में तलहटी भागों में कितनी ऊंचाई के वन मिलते हैं? 6 से 9 मीटर के मिलते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। सदाबहार वन भागों पर औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? सदाबहार वनों में 200 सेंटीमीटर होती है। उष्णार्ध सदाबहारों में कितनी ऊंचाई तक होते हैं वनों की औसत ऊंचाई? 30 से 45 मीटर तक। मरुस्थलीय वनों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 6 से 9 मीटर। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण उसको क्या बोलते हैं? सुंदर वन बोला जाता है। स्वतंत्र भारत की वन नीति सरकार ने प्रथम बार कब घोषित की थी? तो स्वतंत्र की जो नीति घोषित की थी वो कब की थी? 1952 में प्रथम बार वन नीति आई थी। 1988 में संशोधित कर फिर नई वन नीति आई। वन्य जीव संरक्षण से संबंधित 13वीं गणना कब हुई थी? 2 मई 2010 को हुई थी। गुजरात के कितने जिलों में एशियाई शेरों का एकमात्र वास माना जाता है? 3 जिलों में। कौन कौन से? जूनागढ़, अमरेली और भावनगर में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम के बारपेट में है। सोनाई रूपा वन्यजीव अभ्यारण्य तेजपुर में है। सोनाई रूपा कहाँ है? तेजपुर में है, असम के। गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के असम के दिफू में है। गर्म पानी कहाँ है? असम के दिफू में है। असम के दिफू में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम के जोरहट में। भीमबंध अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार के मुंगेर में है। भीमबंध कहाँ है? बिहार के मुंगेर में। टडवाई वन्यजीव अभ्यारण्य वारंगल में है। टडवाई कहाँ है? वारंगल में टडवाई अभ्यारण्य है। नालापट्टी पक्षी विहार है नेल्लोर में। कोल्लेरू एक्केयर है एल्लोरू में। पारवाल वन्यजीव अभ्यारण्य है वारंगल में। कावल वन्यजीव अभ्यारण्य है आदिलाबाद में। रायसेन में किसी वन्य अभ्यारण्य का नाम बताइए? सिंचौली वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में रायसेन में है। रुद्रावती राष्ट्रीय अभ्यारण्य बस्तर में है। सीधी नामक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है संजय राष्ट्रीय उद्यान। तमोई पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तमोई पिंगला है छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है बादलखोल। उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य है रायपुर में। बस्तर के वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम है भैरमगढ़। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के रायपुर में। गोविंद पशु विहार है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। गोविंद पशु विहार कहाँ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। चमोली गढ़वाल के नेशनल पार्क का नाम है पुष्पावती नेशनल पार्क। मालन पशु विहार है पौड़ी गढ़वाल में। नंदा देवी पशु विहार है चमोली गढ़वाल में। भद्रा अभ्यारण्य है चिकमंगलूर में। भद्रा अभ्यारण्य कहाँ है? चिकमंगलूर में। रंगाथिट्टू पक्षी विहार कहाँ पे है? रंगाथिट्टू पक्षी विहार कहाँ पे है? तो मैसूर में है। बांदीपुर में कौन सा है? बांदीपुर पक्षी विहार कर्नाटक में। कनारा के वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम है मुकम्बिल। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है दुर्ग में। डंडोली वन्यजीव अभ्यारण्य है धारवाड़ में। सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है कनारा में। मैसूर के राष्ट्रीय उद्यान का नाम है बेणुगोपाल। बेलारी में कौन सा है? तुंगभद्रा है। शरावती घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य शिमोगा में है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई? स्वतंत्र भारत की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है वो दामोदर नदी पर बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? दामोदर नदी पर बनाई गई है स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना 1948 में।
भारत की प्रथम नदी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है किस नदी पर बनाई गई थी? गोदावरी पर। बंगाल का शोक किसे बोलते हैं? दामोदर को। कौन सी नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है? कावेरी। कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती है? कावेरी नदी बहती है। गंगा नदी प्रणाली की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल है। कौन सी है? चंबल। किन नदियों में कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होता है? ब्रह्मपुत्र और इंडस एक ही जगह से उत्सर्जित होते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? तो सोन नदी जो है वो उत्तर से आती है, मतलब इस टाइप से आके मध्य प्रदेश, जैसे ये हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से ये इस तरह से आके ये गंगा में मिल जाती है, उत्तर से आती है इसलिए। सारनाथ गंगा तट पर बसे किस शहर के पास है? वाराणसी। सारनाथ वाराणसी के पास है। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक से है। रिहंद नदी का उद्गम स्थल मतिरिंगा पहाड़ी से है। हैदराबाद शहर जो है मूसी नदी के किनारे है। मूसी कृष्णा की सहायक नदी है और हैदराबाद उसी नदी के किनारे है। आंध्र प्रदेश के अनंतगिरी से ये मूसी नदी निकलती है और हैदराबाद में भी प्रवाहित होती है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर से होता है। इंदौर का जो महू है तहसील, वहाँ की जाना पाव पहाड़ी से। कावेरी नदी के जल विवाद का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। कावेरी नदी के जो जल विवाद, बंटवारे का विवाद है, वो किन किन के बीच है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी। कर्नाटक, केरल, काका और तमिलनाडु और पांडिचेरी। कावेरी इसमें शामिल नहीं है। बहुत बार कावेरी ऑप्शन में आ जाता है तो मत लगाइएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी आ जाएगा। जो इनके विवाद निराकरण के लिए एक संस्था का गठन हुआ था 1990 में। कावेरी नदी जल विवाद का निपटारा दो राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक की सहमति पर निर्भर करता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल के मुल्ताई से होता है। गंगा नदी का उद्गम गोमुख से होता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से कौन मिलता है? कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है। पिंडर नदी का उद्गम पिंडर हिमनद से होता है और यह कर्णप्रयाग में उससे मिल जाती है गंगा से। उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा के। दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा हमने किसको बोला था? हमने दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला था? कावेरी को। दक्षिण की गंगा गोदावरी को बोलते हैं, इसको वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। किस नदी का अधिकतम मात्रा में पानी प्रवाहित होता है? इन सब में गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी में सबसे ज़्यादा होता है ब्रह्मपुत्र में। और गंगा नदी में औसतन होता है 12,500 और ब्रह्मपुत्र में होता है 19,300। निम्न क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी हिमालय पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है। कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? सामुद्रिक तंत्र जो होता है सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर अभयारण्य का रणथंभौर से नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये राजस्थान में है। अब राजस्थान में कहाँ है? तो टाइगर रिजर्व राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। अलवर में कौन सा है? अलवर में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है। केवला देव जो है वो भरतपुर में है। टडोवा राष्ट्रीय उद्यान टडोवा महाराष्ट्र के चांदपुर में है। औरंगाबाद में कौन सा है? बोरी वन्यजीव अभयारण्य है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बोरीवली महाराष्ट्र के मुंबई में है। थाने में कौन सा है? थाने में तमसा वन्यजीव अभयारण्य है। नवगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भंडारे में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान नागपुर महाराष्ट्र के नागपुर में है और ये मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य हजारीबाग में है। अगला है सुंदरवन। कौन सुमेल नहीं है? सुंदरवन जो है मैंग्रोव वन है और यह जैव मंडल आरक्षित है। सही है, पश्चिम बंगाल में है। पितरकड़ी का उड़ीसा में है। पिचवरम तमिलनाडु है। बेमनाथ झील कर्नाटक में नहीं है। बेमनाथ झील केरल में है। चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय में है। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तमिलनाडु और कर्नाटक का जल विवाद किस नदी से संबंधित है? कावेरी से संबंधित है। कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? तो बदरपुर दिल्ली में है। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उतारन गुजरात, ये ताप विद्युत संयंत्र हैं। जबकि पारस जो है वो महाराष्ट्र में है। मूंगा रेशम भारत में होता है। कहाँ होता है? भारत में असम में होता है। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? शीत शुष्क मंडल लद्दाख, आर्द्र नभमंडल उत्तरी भारत, उष्ण नभमंडल भारत या उष्ण शुष्क मंडल राजस्थान। तो देखते हैं क्या है। तो देखो शीत शुष्क मंडल, सबसे ज़्यादा शीत भी हो और शुष्क भी है, ठंडा भी है और सूखा भी है। कहाँ पे? लद्दाख में। आर्द्र भी है और नम भी है। कौन सा है? मालाबार तट। उष्ण और नम कहाँ है? मध्य भारत। हमारा उष्ण भी होता है और नम भी होता है।
वो कहाँ है? मध्य भारत में। उष्ण और शुष्क कहाँ पे है? राजस्थान में। शीत शुष्क लद्दाख में। दंडकारण्य परियोजना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चांपा है। भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटघाटी के बारे में कौन सा सही है? तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई सबसे अधिक है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चमोली में। फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में स्थित है। इसके बाद देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोहो अयस्क की खदानें हैं। डल्ली राजहरा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। डल्ली राजहरा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नोआ मुंडी कहाँ है? नोआ मुंडी झारखंड में है। नोआ मुंडी कहाँ है? झारखंड में। केमनगुंडी कहाँ है? केमनगुंडी कर्नाटक में है। और गुरुम हिसानी कहाँ है? गुरुम हिसानी उड़ीसा में है। राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में है। वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में और भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। वानस्पतिक संस्थान लखनऊ में। किस स्थान को सालवन का द्वीप बोलते हैं? बस्तर को सालवन का द्वीप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ साल बहुत ज़्यादा मिलता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पे है? नागपुर में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में। और देहरादून की एक शाखा मध्य प्रदेश में कहाँ है? जबलपुर में है। तातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, रातापानी बोलते हैं, ये रायसेन में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार के गया में, दरभंगा में है। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये झारखंड के डाल्टनगंज में है, पलामू। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड के सिंहभूमि में है। उसके बाद है पन्ना स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद में है। नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजगढ़ में है। याद रखिएगा, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? रायसेन में, राजगढ़ में है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश के मंडला में है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, कान्हा किसली राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। शिवपुरी के राष्ट्रीय उद्यान का नाम माधव राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ में है। मंदसौर में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। पराम्बीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य पालघाट में है। बेनाड वन्यजीव अभ्यारण्य कन्नौर और कोझिकोड में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के इडुक्की में है। कहाँ है? और बलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के भावनगर में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ में है। पक्कई वन्यजीव अभ्यारण्य कामेंग में है, अरुणाचल प्रदेश के। नामदफा जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश के तिरप में है। वेदांतंगल पक्षी विहार चिंगलपेट में है, तमिलनाडु के। मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है नीलगिरी में, तमिलनाडु के। सोनाई रूपा वन्यजीव अभ्यारण्य तेजपुर में है। इंटांगी वन्यजीव अभ्यारण्य कोहिमा में है। इसके बाद है गंगटोक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? खगचंद चेंदा। सुंदरबन टाइगर रिजर्व है 24 परगना में। कुल्लू में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कुल्लू में रोहला राष्ट्रीय उद्यान है। सिकरी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? सिकरी देवी मंडी में है। सिकरी देवी कहाँ है? मंडी में है। दचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य श्रीनगर में है। दम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य एजोल में है। रासद्वीप में रास आइलैंड है। माना वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। भारत में हंगुल पक्षी कहाँ पाया जाता है? दचीगाम अभ्यारण्य में। कहाँ पाया जाता है? दचीग्राम अभ्यारण्य में पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, कपास गुजरात में होता है, जूट पश्चिम बंगाल में, कॉफ़ी कर्नाटक में होती है, चावल पश्चिम बंगाल में होता है, गेहूं उत्तर प्रदेश में, मक्का मध्य प्रदेश में, रबड़ केरल में, रेशम कर्नाटक में। तंबाकू जो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और गुजरात में होता है, आलू उत्तर प्रदेश में होता है, चाय असम और पश्चिम बंगाल में होती है। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में है। शिवपुर हावड़ा कलकत्ता में है। 1786 में इसको बनाया था, सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन की भूमि का प्रतिशत कितना है? तो वन की भूमि का प्रतिशत है लगभग 24.79% है। कान्हा नेशनल पार्क मंडला में है। सर्वे ऑफ इंडिया किसके अधीन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के है सर्वे इंडिया ऑफ। धाना पक्षी अभ्यारण्य जो है भरतपुर में है। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है संजय राष्ट्रीय उद्यान है। इसका आधा भाग मध्य प्रदेश में है। पेंच नेशनल पार्क NH7 पे स्थित है। इसके बाद है कार्बेट उत्तराखंड में है। काजीरंगा असम में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। नागरहोल अभ्यारण्य कर्नाटक में है। नागरहोल अभी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। इसके बाद है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2005 के अनुसार देश में वन आच्छादन का प्रतिशत कितना है? 20.60 है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तरकाशी में है। मध्य प्रदेश में सामाजिक वन की परियोजना किसके सहयोग से बनी है? विश्व बैंक से। 1995 में शुरू की गई विश्व बैंक के सहयोग से।
इसके बाद इनमें से बांदीपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में है। भारत में जलोढ़ मिट्टी कितने क्षेत्र में पाई जाती है? 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितने में पाई जाती है? 7.68 वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी कितने क्षेत्र में पाई जाती है? काली मिट्टी लगभग पाई जाती है 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। काली मिट्टी की कणों की बनावट कैसी होती है? काली मिट्टी की कणों की बनावट कैसी होती है? हल्का काली होती है। लाल मिट्टी का विस्तार कितना है? 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर। देश की कितने क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी का विस्तार है? 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि के अंतर्गत आता है? तो लगभग 51% भाग कृषि के अंतर्गत आता है। कितनी भूमि बिना उपयोग की है? लगभग 24% भूमि बिना उपयोग की है। कितनी प्रतिशत भूमि पर चारागाह है? लगभग 4% भूमि पर। सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं कितने भूमि पर है? लगभग 4.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। नहरों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई होती है? नहरों द्वारा लगभग 40% की सिंचाई होती है। कुओं द्वारा 37% की होती है और तालाबों द्वारा 14.5। सरहिंद नहर कहाँ है? सरहिंद नहर सतलुज नदी पर। भाखड़ा नहर कहाँ पे है? भाखड़ा नहर पंजाब में है। ऊपरी दोआब नहर कहाँ से निकलती है? रावी से। विस्त दोआब नहर कहाँ से निकलती है? पंजाब से। पश्चिमी यमुना नहर कहाँ है? हरियाणा में। गुड़गांव नहर कहाँ है? यमुना नदी पर। ऊपरी गंगा नहर कहाँ है? उत्तराखंड में। निचली गंगा नहर कहाँ है? नरोड़ा बुलंदशहर में। किस समूह को सरसों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? भिंड मुरैना को जाना जाता है। भारत किसका निर्यातक है? भारत कॉफ़ी का निर्यातक है। केंद्रीय चावल रिसर्च अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है। भारत में रासायनिक उर्वरकों की औसत खपत लगभग 115 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। कौन सा राज्य भारत का चीनी का कटोरा है? उत्तर प्रदेश। भारतीय बागानी फसलों में निर्यात की मुख्य हमारे यहाँ से क्या होता है? मेनली मसाला होता है निर्यात। क्या निर्यात होता है? मसाला। भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का भाग नहीं है कृषि जोत कर। लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक होती है? लाल मिर्च आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। उनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? सोयाबीन रबी की फसल है। मिट्टी में किस एक बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? विंध्यन मिट्टी और लाल काली मिट्टी। रबर उत्पादन के लिए कौन कौन से राज्य प्रमुख होते हैं? कहाँ पे ऐसा कौन सा एक क्षेत्र है जहाँ पे रबर सबसे ज़्यादा होता है? तो केरल में सबसे ज़्यादा होता है, फिर तमिलनाडु में होता है। शुष्क खेती के अंतर्गत प्रमुख फसल कौन सी है? बाजरा। किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? झारखंड में लाख होता है। मुक्ता मत्स्य की कहाँ होती है? तूतीकोरन में। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक केरल में होता है। भारत का मत्स्य उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। भारत और थाईलैंड सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करता है विश्व में। विश्व भूगोल में मैंने ये कौन किसका करता है सबसे ज़्यादा करवा दिया था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। 1970 में ये आई थी। कौन सा राज्य सागरीय मछली के उत्पादन में अग्रणी है? गुजरात सागरीय मछली के उत्पादन में अग्रणी है। भारत में कृषि आयातों में सबसे प्रमुख मद है खाद्य तेल। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश है उत्तर प्रदेश। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ है? अल्मोड़ा में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? नई दिल्ली में। सोनालिका किसकी किस्म है? गेहूं की। एरिड सोच संस्थान कहाँ है? एरिड सोच संस्थान 1952 में इसकी स्थापना हुई थी जोधपुर में। एरिड सोच संस्थान है। भारत को विदेशों से सर्वाधिक आय किससे होती है? तंबाकू से होती है। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का कितना प्रतिशत है? लगभग 2%। भारत में उत्तर प्रदेश में किसका प्रथम स्थान है? गेहूं का और गन्ने का। दामोदर नहरें कहाँ पे हैं? दुर्गापुर में है। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली है? गंडक से। पूर्वी सोन नहर किससे संबंधित है? बिहार से। बेतवा नहर कहाँ से निकाली गई है? उत्तर प्रदेश से। सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। भारतवर्ष में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? एडन नहर दामोदर से निकाली गई। मिदनापुर नहर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। गंडक बांध परियोजना किन से संबंधित है? तिरहुत नहर और सारण नहर से। गंभीरी परियोजना गंभीरी नदी से है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती हैं।
इंदिरा नहर किन नदियों की है? सतलुज और ब्यास की। पार्वती परियोजना किससे संबंधित है? राजस्थान से। बीका नहर कहाँ से निकाली गई है? सतलुज से। मोरेल परियोजना मोरेल नदी पर है। बांकली परियोजना सूकरी नदी पर है। जग्गर परियोजना राजस्थान में है। गूढ़ा परियोजना मेजा नदी पर है। गोदावरी नहर महाराष्ट्र से संबंधित है। बीर परियोजना नीरा नदी से है। मंडा दरा बांध किनारे नहरें कहाँ से निकाली गई हैं? तो मंडा नहर जो बाहर की निकाली गई है महाराष्ट्र से निकाली गई है। मूठा नहर फाइल झील से संबंधित है। मूठा किससे है? फाइल से। मैटूर परियोजना कावेरी से है। कावेरी डेल्टा कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। निचली भवानी नहर कहाँ है? भिवानी नदी पर। पेरियार परियोजना तमिलनाडु की है। मंगलम योजना की नहरें किससे संबंधित हैं? तो ये मालाबार से संबंधित है। मालम पूजा बांध केरल से है। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। अब ये जोड़े हैं। कलपक्कम कहाँ पे है? कलपक्कम तमिलनाडु में है। परमाणु बिजली घर है। राणा प्रताप सागर कोटा में है राजस्थान में। ननौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में और तारापुर महाराष्ट्र में सबसे पुराना है ये। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। इसके बाद सरदार परियोजना से कौन कौन लाभान्वित होंगे? सरदार परियोजना गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है लाभान्वित होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई है। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में है। फिर है कौन सम्मिलित नहीं है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। भावथुम्बा केरल में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च जो सेंटर है वो मुंबई में है। पोखरण राजस्थान में है। स्वर्णिम चतुर परियोजना का संबंध राजमार्ग से है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। 1818 में इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता के पास। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। इसके बाद कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो हिंडाल्को नहीं है। हिंडाल्को उत्तर प्रदेश में। उसके बाद भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन बाल्को रायपुर में है। नालको नेशनल एल्युमिनियम भुवनेश्वर में है। नालको कहाँ पे? भुवनेश्वर में है। SCL खेतरी में है। हिंडाल्को जो है उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर राजस्थान के मकराना में होता है। भारत विश्व में अग्रणी देश किसका है? अभ्रक का। और भारत में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? अग्रणी राजस्थान में। प्राकृतिक अभ्रक के उत्पादन में चीन प्रथम है और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भंडारण की बात कर रहे हैं, उत्पादन की नहीं कर रहे। भंडारण कोयले के छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। फिर सबसे ज़्यादा जो भंडार पाया जाता है वो झारखंड में पाया जाता है। लगभग 71,864 मिलियन टन भंडारण है कोयले का। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। इसके बाद है महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? कपास को जानते हैं। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नाभिकीय ईंधन इनमें से कौन सा है? भारत में पाए जाने वाला। थोरियम भारत में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा जो है नाभिकीय ईंधन का स्रोत है जो थोरियम है। और ये झारखंड और केरल में इसके सबसे ज़्यादा अवक्षेप पाए जाते हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है मध्य प्रदेश। हरित क्रांति से किसका संबंध है? स्वामीनाथन का। ज्वाला चावल की एक किस्म है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का संबंध किससे है? तो कोयले की खोज से है। तवा परियोजना कहाँ पे है? तवा परियोजना जो है होशंगाबाद जिले में है। भारत के कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन चेन्नई के पास एन्नोर में है। पोंग बांध किस नदी पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोंग बांध ब्यास नदी पर है। याद रखिएगा पोंग बांध कहाँ पे है? ब्यास नदी पर पोंग बांध है। ये पूछा जाता है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द उगाई जाती है। तेजाबी जो मिट्टी होती है उसको कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लाइम का उपयोग किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई एक प्राकृतिक पोताश्रय और देश का सबसे बड़ा पतन है और देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई में है। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है? इलाहाबाद से हल्दिया तक के को घोषित किया है। कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन कौन सा है जो कोयले को संचालित करता है? तो कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन है एन्नोर। मिनी माता बांगो जलाशय कहाँ है? कटघोरा के नज़दीक हंसदेव नदी पर है। किसका सुमेल नहीं है? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। नागार्जुन कृष्णा पे है। सरदार सरोवर नर्मदा पे और टेहरी बांध भागीरथी पर। टेहरी बांध कहाँ? टेहरी बांध जलाशय का नाम क्या है? टेहरी बांध का नाम गोविंद सागर जो जलाशय का नाम निर्माण भांगड़ा सागर बांध से होता है। तो गोविंद सागर जलाशय को भाखड़ा नागल बांध बोलते हैं और स्वामी रामतीर्थ सागर को टेहरी बांध परियोजना से संबंध है। उम्मेद सागर का निर्माण उम्मेद सागर नाम राजस्थान में हुआ है। ज्वारीय शक्ति परियोजना इनमें से कौन सी? तो भावनगर जो परियोजना है वो ज्वारीय शक्ति से बनी हुई है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकला जलप्रपात है, जो कर्नाटक के शिमोगा जिलों में है। और अब वैसे अगर विकल्पों में अगर ये नहीं दिया हो कुंचिकला, तो आप सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात लगाइए। जोग जलप्रपात जो है वो आंध्र प्रदेश में है। विवादग्रस्त कोंजेंट्रिक्स बिजली परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में। कृष्णा सिंचाई योजना की नहरें कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। रामपत सागर परियोजना किससे संबंधित है? पोलावरम से है। मयूराक्षी परियोजना मुरली नदी पर है। चंबल परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश। ब्यास परियोजना से कौन कौन लाभान्वित होता है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। कौन कौन? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। इससे 4 विद्युत जल शक्ति गृह बने हुए हैं। दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित कौन कौन होगा? तो दामोदर घाटी परियोजना से कौन कौन लाभान्वित होगा? इससे दामोदर नदी पर स्थित बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल लाभान्वित होंगे। तुंगभद्रा परियोजना से कौन लाभान्वित होगा? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। टिहरी पनबिजली परियोजना कहाँ है? भागीरथी नदी पर। ऊपरी कृष्ण परियोजना कहाँ है? सिंचाई। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी पर। नर्मदा घाटी परियोजना मुख्य रूप से किस राज्य को लाभान्वित करेगी? गुजरात को। काकरापार परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती पर है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी पर है। गंडक नदी परियोजना जो है सिंचाई और शक्ति उत्पादन से संबंधित है। नाथपा झागरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। पूचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर है। भीमा परियोजना कहाँ है? पावना नदी और कृष्णा नदी पर। दुर्गापुर बैराज कहाँ है? दामोदर नदी पर। दुर्गापुर बैराज कहाँ है? दामोदर नदी पर है। माही परियोजना का क्या कार्य? सिंचाई। रेहंद योजना किस राज्य को लाभान्वित करती है? उत्तर प्रदेश को। टेहरी बांध परियोजना कहाँ पे? भिलंगाना और भागीरथी पे। कोयना परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करती है? महाराष्ट्र को। थीन बांध परियोजना कहाँ पे है? रावी नदी पर है। कांग सावती परियोजना पश्चिम बंगाल में है। सलाल परियोजना चिनाव नदी पर है। तवा परियोजना का संबंध सिंचाई से है। उसके बाद है फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर स्थित है। जाखम परियोजना राजस्थान में है। कोसी परियोजना बिहार में है। कोलवाद परियोजना हिमाचल में है। पानम परियोजना गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। हिंडकल परियोजना घाट प्रभा में है। मालप्रभा परियोजना सिंचाई से संबंधित है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में है। महानदी डेल्टा परियोजना सिंचाई से संबंधित है। पानम परियोजना गुजरात में है। इकाई परियोजना ताप्ती नदी से संबंधित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। ऊंचा भाखड़ा है, लंबा हीराकुंड है। उड़ीसा के संबलपुर में है। सरदार सरोवर परियोजना से कौन कौन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान लाभान्वित होंगे? राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। टिहरी बांध कहाँ पे है? टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध किस नदी पर किन नदियों के संगम पर बना है? तो टिहरी बांध बना हुआ है उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर बना हुआ है। उत्तराखंड की किस नदी पर किसाऊ बांध है? टोंस नदी पर किसाऊ बांध है। कोयले के विश्व उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। भारत में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है सऊदी अरब। कोयला तथा हाइड्रोकार्बन में प्रदूषण उत्पन्न होता है। कौन कौन से मिश्रण ये छोड़ते हैं? तो ये छोड़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एल्युमिनियम किससे बनाया जाता है? बॉक्साइट से बनाया जाता है। कालागढ़ बांध कहाँ पे बना है? रामगंगा पर बना है। नागार्जुन सागर परियोजना का उद्घाटन कब हुआ? 1967 में हुआ। भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर है? सतलुज पे है। कौन सी योजना नर्मदा घाटी परियोजना में नहीं है? जवाहर सागर नहीं है, बाकी इंदिरा गांधी, ओमकारेश्वर और महेश्वर है। इनमें से किस में कार्बन मिलता है? लिग्नाइट कार्बन का एक प्रकार है। इसके बाद हीरा में क्या होता है? कार्बन होता है। संगमरमर में कैल्शियम, रेत में सिलिकॉन और माणिक में एल्युमिनियम होता है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है क्या कहलाता है? अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है प्रकंद कहलाता है। प्रकंद को हम तने से डिनोट करते हैं। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा होता है। और इसके बाद विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं, चुकंदर फ्रांस और रूस। चुकंदर के कौन है? फ्रांस और रूस हैं। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई? ओबरा ताप विद्युत केंद्र रूस के सहयोग से बना। किसके सहयोग से बना? रूस के। नकदी फसल इनमें से कौन है? नकदी फसल इनमें से नहीं है, सॉरी, गन्ना, कपास, जूट है, गेहूँ नहीं है। झूमिंग अथवा पैडिक पद्धति क्या है? जंगल काटकर सूखे छोड़ना। भारतीय कृषि की विशेषता क्या है? प्रकृति पर अधिक निर्भरता। केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। सोयाबीन इनमें से खरीफ की फसल नहीं है। मसूर, अलसी और सरसों है, सोयाबीन नहीं है।
शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना। गन्ना शुष्क भूमि के लिए सबसे ज़्यादा है। पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है किसमें? मूंगफली में। तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मध्य प्रदेश है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्तरण करने वाले दलहनी फसल है कौन है? राजमा। स्थिरीकरण नहीं करती है जो। कौशल किस फसल की उत्तम प्रजाति है? कौशल किसकी है? तो कौशल जो है मूंगफली की है। वरुणा प्रजाति किसकी है? सरसों की। कपास के रेते बीज से प्राप्त होते हैं। अंकलेश्वर कहाँ कैसा स्थान है? गुजरात में है, जहाँ हाल ही में तेल पाया गया है। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल उत्पादक कौन सा है? गुजरात। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। मकराना संगमरमर की खदानें कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में। मकराना कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में पाई जाती हैं। कौन से राज्य का टिन के उत्पादन में प्रथम स्थान है? छत्तीसगढ़ टिन में पहले स्थान पर है। कोयले का स्टार हाउस किसे कहते हैं? कोयले का स्टोर हाउस बोलते हैं झरिया को, उसको बोलते हैं झरिया को। प्रथम आणविक ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे बना है? तारापुर में। जिप्सम उत्पादन में कौन अग्रणी है? राजस्थान जिप्सम उत्पादन में अग्रणी है। शासकीय न्यूज पेपर कारखाना कहाँ पे है? नेपानगर मध्य प्रदेश में। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? सोवियत रूस पे। डिगबोई एक बड़ा तेल शोधक कारखाना है, कहाँ पे है? असम में है। असम की कैपिटल दिसपुर है। पिंपरी महाराष्ट्र किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? पेंसिल के। लोहा इसका निर्यात किसको किया जाता है? हमारे यहाँ से जापान को किया जाता है। छत्तीसगढ़ में लोहा इसका उत्पादन बेलाडीला की खान से होता है और इसका जो भाग होता है विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को भेजा जाता है। बेलाडीला क्यों प्रसिद्ध है? लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र लोह धातु कहाँ से उत्पन्न होता है? बेलाडीला से। डिगबोई कहाँ है? असम में है। ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सागर में है। सागर के बीना में है। कुद्रेमुख लोह अयस्क खान कहाँ है? कुद्रेमुख कर्नाटक में। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक। जबलपुर क्यों प्रसिद्ध है? संगमरमर की चट्टानों के लिए। प्रसिद्ध बुक ब्रांड पेपर कहाँ है? चांपा में है, छत्तीसगढ़ के। राजस्थान में किस धातु का परिशोधन किया जाता है? तो राजस्थान में किस धातु का परिशोधन किया जाता है? यहाँ पे जस्ता का परिशोधन किया जाता है। घाटप्रमा घाटी परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है कुंडा परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बैतवा में है। जायद की फसल कब तक काट ली जाती है? जून तक काट ली जाती है। चावल कैसी फसल है? उष्णकटिबंधीय फसल है, इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। कुछ विशिष्ट शारीरिक पदार्थों द्रव्यों से त्वचा का रंग प्रभावित होता है, वे पदार्थ कौन से होते हैं? मेलेनिन होता है, मेलेनिन। विश्व में कितनी बृहद जाति समूह पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। विश्व में कितने पाए जाते हैं? 3। मंगोलाइट प्रजाति कहाँ पाई जाती है? एशिया में पाई जाती है। सबसे अधिक कौन सी प्रजाति पाई जाती है? श्वेत। नीग्रोइड्स प्रजाति की त्वचा का रंग कैसा होता है? काला होता है। सर्वाधिक लंबा कद कहाँ की प्रजाति का होता है? ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति जो होती है वो सबसे ज़्यादा लंबे कद की होती है। एनु क्या है? एक आदिम जाति है और एक ये जापानी आदिम प्रजाति है, जिसकी विशेषता यह है कि एनु में सबसे ज़्यादा बाल होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं। प्रवास कटिबंध सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? 1919 में। ग्रीष्म काल में एस्किमो लोग चमड़े से बनाए शिविरों में रहते हैं। शिविरों को क्या बोलते हैं? ट्यूपिक। एस्किमो लोगों द्वारा शिकार के लिए प्रयोग होने वाले भाले को क्या बोलते हैं? हार्पून बोलते हैं। एस्किमो लोगों में पुरुषों द्वारा फरयुक्त एक लंबा कोट पहना जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तिमियाक। पिग्मी नामक आदिम प्रजाति को अमेजन बेसिन में क्या बोलते हैं? रेड इंडियन बोलते हैं। पिग्मी किस प्रजाति से संबंधित है? नीग्रोटो से। पिग्मी किससे संबंधित है? नीग्रोटो से संबंधित है। पिग्मी की लोगों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 4.5 फीट। खिरगीज लोग जो होते हैं मंगोलाइट प्रजाति के होते हैं। खिरगीज लोगों के निवास गृह को क्या बोलते हैं? युर्त। खिरगीज लोगों का निवास स्थल क्या होता है? युर्त कहलाता है। सिमांग लोग किस प्रजाति के होते हैं? नीग्रो। इसके बाद मसाई लोगों के धार्मिक नेता को क्या बोलते हैं? लेवन बोलते हैं। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई 3500 मीटर है। रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व के किस देश में है? तो रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व के किस देश में है? संयुक्त जो राज्य अमेरिका है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है यहाँ पे। इसके बाद रूस आता है, चीन आता है, फिर भारत आता है। संसार की सबसे लंबी रेल मार्ग कहाँ है? तो लेनिनग्राड में व्लादिवोस्टोक के बीच है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश को जापान को बोलते हैं, जबकि ब्रिटेन को सूर्यास्त का बोलते हैं। सूर्योदय जापान में, ब्रिटेन में सूर्यास्त, और नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूत्री तथा फिनलैंड को झीलों का देश बोलते हैं।
नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। थंडर ड्रैगन को भूमि, कौन सा स्थान थंडर ड्रैगन की भूमि से नाम से? भूटान को हम थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं क्योंकि एक स्थल अवरुद्ध देश है। अफ्रीका से कौन सा देश घिरा हुआ है? इथियोपिया। इथियोपिया है जो है वो अफ्रीका से घिरा हुआ है। शारजहाँ कहाँ स्थित है? शारजहाँ यूएई में है और ये प्रमुख व्यापारिक नगरों में से है यूएई का। जिम्बाब्वे को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी रोडोसिया। फिजी की राजधानी क्या है? सुबा। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। गुयाना की राजधानी है जॉर्जटाउन। लेबनान की बैरूत। जिस देश की राजधानी हेलसिंकी है वो कौन है? हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में। इथियोपिया का पुराना नाम क्या है? अबिसीनिया है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। प्रसिद्ध स्थान चुकिका माता कहाँ है? चुकिका माता दक्षिण महाद्वीप के उत्तरी चिली में है। मैड्रिड किसकी राजधानी है? स्पेन की। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। सेशेल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। केन्या की क्या है? नैरोबी है। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। वह कौन सा देश है जो 2 महाद्वीपों में बसा हुआ है? इस्तांबुल। इस्तांबुल का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है। कौन सा? इस्तांबुल। इस्तांबुल यूरोप और एशिया दोनों में है और यह तुर्की का एक बड़ा नगर है। एस्किमो किस में रहते हैं? एस्किमो बर्फ़ के घर में रहते हैं। कौन लोग परिवहन में स्लेज का प्रयोग करते हैं? एस्किमो जनजाति जो परिवहन के लिए स्लेज का उपयोग करती है। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किसको जाता है? स्वीडन को। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? 1872 में। व्यवस्थित तरीके से कब की गई थी? 1881 में की गई थी। जब किसी देश की जनसंख्या वहाँ के अनुकूलतम बिंदु के नीचे होती है तो उसे क्या बोलते हैं? न्यून जनसंख्या बोलते हैं। और अधिक होती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो अधिक होती है तो उसको जनाधिक्य कहते हैं। सामंता बस्तियों कितने भागों में बांटते हैं? 2, ग्रामीण और नगरीय। धर्म के आधार पर अवरोही क्रम में कैसे रखेंगे? तो अब सबसे कम ईसाई है, फिर मुस्लिम है, फिर हिंदू है, सबसे ज़्यादा बौद्ध हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू पाए जाते हैं 900 मिलियन, फिर बुद्ध पाए जाते हैं 376 मिलियन। तो सबसे ज़्यादा हिंदू आ जाएगा, फिर बौद्ध आ जाएगा। तो फर्स्ट हिंदू, सेकंड बौद्ध, थर्ड क्या है? मुसलमान आ जाएगा, फिर ईसाई आ जाएंगे। किस देश में सबसे अधिक ज़िले हैं? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ज़िले हैं। डूरंड लाइन किसकी है? अभी तो भारत और पाकिस्तान की है डूरंड लाइन। रेड क्लिफ किसकी है? रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान की लाइन है। कौन सबसे कम जनसंख्या वाला देश है? तुवालू। वेटिकन सिटी का जो तुवालू है वो सबसे कम, वेटिकन सिटी में सबसे कम है। वेटिकन सिटी ऑप्शन में नहीं होगा तो दूसरे नंबर पर तुवालू है। दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश कौन सा है? वेटिकन है। विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत 17.5%। मैकमोहन किसकी है? मैकमोहन है पाकिस्तान और मैकमोहन है भारत और चीन की। रेड क्लिफ लाइन के बारे में क्या सही है? तो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा है। भारत और पाकिस्तान की सीमा कौन कौन सी है? रेड क्लिफ है। सरकारी तौर पर जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? भारत में। कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत देश है? पाकिस्तान। बांग्लादेश, भूटान, भारत में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा नगरीकृत है। इनमें से कौन सी सरसों है जो है रबी की फसल है, खरीफ की नहीं। संतुलित विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषक का निरोध या निर्धनता को घटाना, ये सब है। सेब का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? अमेरिका सेब का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा है? अमेरिका। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन। लगभग 600 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कराए हैं। पॉलिटी का और अर्थशास्त्र का हुआ तो मैं एक वीडियो में लाके अभी कवर करवा दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे नहीं करना पड़े। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।